नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भारत सरकार की प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए ये अति आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाएं अच्छे से क्रियान्वित हों, क्योंकि स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से ही मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उपलब्धि बहुत ही बेहतर होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि से मध्य प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होने से कुशल मानव जो संसाधन है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो राज्य के नागरिक हैं, राइट, उनकी कार्य कुशलता कौशल में या कार्य क्षमता में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और अगर राज्य के नागरिकों की कार्य कुशलता, उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है तो इससे राज्य में नागरिकों के द्वारा जो समग्र उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इससे एक ओर जहां पर राज्य का आर्थिक विकास होगा तो वहीं दूसरी ओर राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, राइट, स्वास्थ्य सेवाओं से न केवल नागरिकों को, अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि, स्वास्थ्य सेवाओं से नागरिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप नागरिकों के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। तो राज्य में अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं तो इससे अच्छे स्वास्थ्य से एक और नागरिकों की आय में बढ़ोतरी होती है, उनके जीवन स्तर में भी क्या होता है, सुधार होता है। तो वहीं और अगर हम राज्य की बात करें या देश की बात करें तो राज्य या देश की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं से नागरिकों को और देश को दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। चूंकि कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार विशेष योजनाओं के माध्यम से या स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश करती है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दो प्रकार की जो है स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो दो प्रकार की हो जाएंगी, एक हो जाएंगी उपचारात्मक या क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज हो जाएंगी और दूसरी हो जाएंगी निरोधात्मक या प्रिवेंटिव हेल्थ पॉलिसीज हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहली हो जाएगी क्यूरेटिव स्वास्थ्य योजनाएं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं, राइट, या क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी। तो वह हेल्थ पॉलिसी जो उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से लागू की जाती है, अर्थात वह नीति या वह योजना जिसके माध्यम से उपचारात्मक स्वास्थ्य, अर्थात जब देश के नागरिक या व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो रोगग्रस्त हो जाने के पश्चात जो सुविधाएं, जो रोगग्रस्त हो जाने के पश्चात उपलब्ध कराई जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित योजनाओं को ही क्या कहा जाता है, उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं कहा जाता है। मध्य प्रदेश तथा भारत में जो अधिकांश योजनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाएं ही हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकांश जो योजनाएं हैं उनका प्रकार जो है उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाओं का ही है। इसके साथ ही हमारे देश में कई बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने के लिए, साथ ही साथ हमारे प्रदेश में भी सभी जो प्रमुख बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार की, राइट, मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार की प्रमुख जो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसीज हैं उसमें सबसे पहला हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगी, राइट। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हो जाएगी।
क्लियर। दूसरा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना हो जाएगी। प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना हो जाएगी। संजीवनी 108 योजना हो जाएगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना हो जाएगी। रोशनी क्लिनिक हो जाएगा और डायलिसिस हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी हो जाएंगी यहाँ पर निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं। तो ऐसी हेल्थ पॉलिसीज जिनके माध्यम से निरोधात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात वे सेवाएं जो रोगग्रस्त होने से पहले ही रोगों से बचाव या रोगों से निरोध हेतु प्रदान की जाती हैं, राइट, उन योजनाओं को ही क्या कहा जाता है, निरोधात्मक स्वास्थ्य योजनाएं कहा जाता है। तो वे योजनाएं जो निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जाती हैं उनको ही निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। इनका उद्देश्य यही होता है कि देश के नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले जिससे जो नागरिक हैं वो एक और रोगग्रस्त ना हो, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उनका प्रसार भी ना हो, राइट। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख निरोधात्मक सेवाएं हैं ये यहाँ पर ये लिस्ट देख लें आप। हो सकता है कि 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लिखिए। तो ऐसे में किसी एक या दो योजनाओं को विस्तृत रूप से लिखने की बजाय हर क्षेत्र की जो है योजनाएं लिखना उचित होगा। तो इसीलिए ये दोनों योजनाओं की जो जितनी भी योजनाओं के नाम हैं ये आपको याद होना चाहिए, ताकि ये जो योजनाएं हैं ये एक तरीके से महिला सशक्तिकरण या बाल सशक्तिकरण हो जाएगा, या फिर संक्रामक या असंक्रामक या कई प्रकार की बीमारियों के उपचार से संबंधित ये योजनाएं हैं। तो उपचारात्मक स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा प्रोजेक्ट मुस्कान हो जाएगा, ममता अभियान हो जाएगा, प्रोजेक्ट शक्तिमान हो जाएगा, मंगल दिवस योजना हो जाएगी, राइट। फिर जन स्वास्थ्य रक्षक योजना हो जाएगा, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना हो जाएगी, जननी सहयोगी योजना हो जाएगी, अंतरा योजना हो जाएगी, दस्तक अभियान हो जाएगा, जीवन ज्योति योजना। इसके साथ ही बाल संजीवनी अभियान, जिला या राज्य बीमारी सहायता निधि हो जाएगा, धनवंतरी विकास खंड योजना हो जाएगी, मध्य प्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना हो जाएगी, बाल शक्ति योजना, लालिमा अभियान हो जाएगा, प्रसव योजना हो जाएगा, राइट, प्रसव योजना। इसके साथ ही आयुष्मती योजना हो जाएगी, रोशनी क्लिनिक हो जाएगा। तो प्रसव सहयोग योजना, और ये जो है दरअसल ये गड़बड़ है यहाँ पर, चलिए इस योजना को हम छोड़ते हैं। फिर अगला हो जाएगा आयुष्मती योजना हो जाएगा, रोशनी क्लिनिक हो जाएगा, लक्ष्य कार्यक्रम हो जाएगा, आसमान कार्यक्रम हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही अमृत कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं इन योजनाओं एवं कार्यक्रम, राइट, इन कार्यक्रम एवं योजनाओं के अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है या ऐसी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है उनका भी संचालन कर रही है। तो केंद्रीय कार्यक्रमों का संचालन जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आएगी, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा। इनका संचालन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको हम एक एक करके जो है समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, राइट। तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का जो क्रियान्वयन है वो 14 जुलाई 2017 से हो रहा है, और ये योजना इसलिए लागू गई है क्योंकि बच्चों में जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं जब उनको निजी क्षेत्र की किसी चिकित्सा इकाई में या चिकित्सा अस्पताल में उसका इलाज कराया जाएगा तो इसका लाखों का खर्चा आता है, और मध्य प्रदेश के जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो हो सकता है कि इस फैसिलिटी को अफोर्ड ही ना कर पाएँ। तो 14 जुलाई 2017 से ये योजना लागू है, जिसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार,
राइट, या फिर ऐसे परिवार जो सक्षम नहीं है, उन परिवारों में यदि कोई बच्चा राइट 0 से लेकर 15 वर्ष की आयु का है, तो 15 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे जिनका परिवार है या जो सक्षम नहीं है, वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। और इस योजना के माध्यम से शासकीय अस्पतालों में या फिर जो अधिकृत निजी चिकित्सालय हैं राइट, जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो शासकीय अस्पतालों में या फिर अधिकृत निजी अस्पतालों में उन बच्चों का हृदय संबंधित जो भी बीमारी है उसका निःशुल्क क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। और इस हेतु प्रति मामले में या प्रति जो भी बालक है उसको 1 लाख रुपए तक की जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। तो ये भी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से संबंधित या उसी जैसी योजना है। तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की जो शुरुआत है वो 2 मई 2016 से की गई है और यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है तथा मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में 1 से लेकर 5 वर्ष के जन्मजात जो श्रवण बाधिर बच्चे हैं या फिर किसी विशेष स्थिति के कारण, किसी घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से यदि उनकी जो श्रवण शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है, उन बच्चों को साथ ही साथ जो है विशेष परिस्थिति में जो है बच्चे जिनकी उम्र कितनी हो 7 वर्ष तक हो, सभी इसके जो है हितग्राही होंगे। तो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के जन्मजात श्रवण बाधित बच्चे एवं विशेष परिस्थितियों में जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी जिनकी उम्र 7 वर्ष तक की है, वो सभी इस योजना के हितग्राही होंगे। और इस योजना के माध्यम से जिला स्तर पर जो गठित तकनीकी समिति है, यदि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति अगर अनुमोदन कर देती है तो इसके माध्यम से श्रवण संबंधित जो भी समस्या है उसका इलाज जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राइट। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत सितंबर 2004 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश के ऐसे नागरिक जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर जो सक्षम नहीं है, उनकी निःशुल्क क्या करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, राइट। तो हमारे प्रदेश के सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना ही दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का क्या है, लक्ष्य है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना से उन नागरिकों को लाभ मिलेगा, राइट, जो कि सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं, अर्थात निःशुल्क इलाज सरकार के द्वारा करवाया तो जाएगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में एडमिट होकर इलाज करवाता है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए यह जो है यह योजना उन मरीजों को, इस योजना के माध्यम से उन मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जो सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं। इस तरीके से ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश में जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उनको मुफ्त में निःशुल्क जो है उपचार की सहायता योजना है, राइट। इसके साथ ही जांच एवं इलाज पर होने वाली जो प्रति परिवार की आर्थिक सहायता पहले 20,000 रुपये दी जाती थी, जैसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक जो कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनको 30,000 रुपये तक की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। अब अगला हो जाएगा
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना या मोबाइल मेडिकल यूनिट हो जाएगी। तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 26 मई 2001 से की गई थी। और दरअसल इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के कई दूर दराज के पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी या कई लोग निवास करते हैं, परंतु वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दूर जाकर जो शहर होते हैं वहां पर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी पड़ती है, राइट। तो मध्य प्रदेश में दूर दराज के जो क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उन सुदूर आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ही दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 26 मई 2001 से की गई थी। इस योजना के तहत एक मोबाइल मेडिकल यूनिट गठित की जाएगी, अर्थात एक वाहन होगा, राइट। तो एक चलित वाहन होगा, उस एक चलित वाहन में डॉक्टर, नर्स तथा अन्य स्टाफ एवं आवश्यक दवाइयाँ भी क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। और यह जो यूनिट है, मोबाइल यूनिट है, यह किसी दुर्गम क्षेत्र में जाएगी, उस क्षेत्र के, उस ग्रामीण क्षेत्र के, वहाँ के लोगों की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका तुरंत के तुरंत जो है इलाज किया जाएगा। तो डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाएगा और जो भी दवाइयाँ हैं वो भी जो है निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसके माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या सुदूर आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां पर भी इसके माध्यम से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अच्छा, इसका एक उद्देश्य और भी है कि दूरस्थ अंचलों में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, राइट, उसकी जागरूकता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, राइट। अगला हो जाएगा डायलिसिस योजना हो जाएगी। तो डायलिसिस योजना मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में किडनी से संबंधित कई प्रकार की जो रोग हैं उनसे बड़ी संख्या में लोग एवं बच्चे जो हैं वो ग्रस्त हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किडनी संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बढ़ने की वजह से कई लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा इलाज लेना पड़ रहा है। और चूंकि किडनी में कई प्रकार की समस्या होती है तो उससे डायलिसिस कराना होता है, और जब डायलिसिस किसी निजी हॉस्पिटल में कराया जाता है तो उससे बहुत ही महंगा जो है खर्चा आता है, राइट। इसीलिए मध्य प्रदेश में किडनी रोगियों के लिए या किडनी, गुर्दा या वृक्क से संबंधित जितने भी जो रोगी हैं उनको डायलिसिस की सुविधा शासकीय जिला अस्पतालों में प्राप्त होगी। तो मध्य प्रदेश के जितने भी बीपीएल कार्ड धारी हैं उनको निःशुल्क एवं अन्य वर्ग के जो नागरिक हैं उनको न्यूनतम दरों पर शासकीय जिला अस्पतालों में डायलिसिस की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि कम दाम पर डायलिसिस की जो सुविधा है वो प्राप्त हो सके। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 19-20 में माह जो दिसंबर 2019 तक डायलिसिस इकाइयों के कुल 3620 जो पेशेंट्स हैं, राइट, उनको पंजीकृत किया गया है और उससे 47,716 राइट हीमोडायलिसिस सत्रों के माध्यम से जो है लाभ दिया गया है। तो 3620 जो पेशेंट्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। अगला हो जाएगा यहाँ पर एकीकृत रोग निगरानी क्या हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा। और ये कार्यक्रम वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जो कि अगले जो मेंस एग्जाम है, राइट, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछा ही जा सकता है। उसका कारण ये है कि हमारे प्रदेश में या देश में कोरोना जैसी महामारी पहले से ही फैली हुई है, वहीं बर्ड फ्लू है या कई प्रकार का जो बुखार है या कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती ही रहती हैं, उसी से संबंधित योजना है। तो एकीकृत रोग निगरानी जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी और यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से जो है आयोजित हो रहा है। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 2004 से
संचालित है और ये विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो महामारी प्रवण रोग है, राइट, या एपिडेमिक प्रोन डिसीजेज है, अर्थात ऐसी डिसीजेज जो अगर संक्रमित जिनका फैला तो वो महामारी का रूप ले सकती हैं, राइट। तो महामारी प्रवण डिसीज या एपिडेमिक प्रोन डिसीज या ऐसे रोग जो आगे चलकर एक महामारी के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, उनको रोकने के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को क्या करना है, सशक्त बनाना है या बनाए रखना है। अर्थात इस योजना के माध्यम से प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम जो है निगरानी तंत्र को विकसित किया जाएगा या उसको और भी अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत ही मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम है RRT, इसके द्वारा भी महामारी के प्रसार के जो प्रारंभिक चरण है इसमें ही क्या होगा, बीमारी को रोक लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हमारे प्रदेश में, राइट, तो इस एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम से जो निगरानी तंत्र है वो निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा। और यदि निगरानी तंत्र मजबूत होगा तो जैसे ही किसी भी क्षेत्र में संक्रमण फैलेगा तो जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसके द्वारा उस बीमारी को पहले ही क्या किया जाएगा, नियंत्रित कर लिया जाएगा, जिससे वह संक्रमण महामारी के रूप में नहीं फैल पाएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई प्रकार की वेक्टर जनित बीमारियां हो जाएंगी, चाहे वो वायरस जनित जो वायरस है या विषाणु जनित बीमारियां हो या जीवाणु जनित बीमारियां हो, कवक जनित बीमारियां हो, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हो, राइट। कई प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनकी निगरानी का कार्य राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है और इसमें राज्य व जिला स्तर पर सर्विलांस समितियों की स्थापना की गई और ये सर्विलांस समितियां जैसे ही किसी क्षेत्र में किसी भी बीमारी का संक्रमण होता है ये तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। तो इसमें राज्य व जिला स्तर पर सर्विलांस समितियां हो जाएंगी, रैपिड रिस्पांस टीम हो जाएंगी, इनका गठन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण हो जाएगा, राइट। फिर पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा एवं प्रसार की जो गतिविधियां हैं उनको समृद्ध किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र में जैसे ही कोई भी बीमारी फैलती है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोरोना, अगर किसी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में किसी भी बीमारी के 2-4 मरीज आए और लगा कि वो मरीज जो है धीरे धीरे जो बीमारी जो है फैल रही, तो अगर तुरंत के तुरंत जितने भी उस क्षेत्र के पेशेंट हैं उनका एक तरीके से अगर तुरंत के तुरंत चेक किया जाता है और ये पता चल जाए कि वो बीमारी इतनी गति से फैल रही है या इस प्रकार से फैल रही है और तुरंत के तुरंत वहाँ पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाए तो वह बीमारी राज्य के अन्य जिलों में फैलेगी नहीं और इससे वह बीमारी जो है महामारी का रूप नहीं ले पाएगी। तो ये इस योजना का उद्देश्य है, राइट। अगला हो जाएगा एनीमिया मुक्त भारत या निपी कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए, कुपोषण के कारण एनीमिया जैसी बीमारियां हमारे मध्य प्रदेश में व्याप्त हैं और अगर कुपोषण की समस्या बनी हुई होगी तो उससे हमारे प्रदेश के किशोर एवं किशोरियों में एनीमिया के जो मामले हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में जो निपी कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 6 से 60 माह के बच्चे या 5 से 10 वर्ष के जो किशोर हैं या 5 से 10 वर्ष के बच्चे या 10 से 19 वर्ष के किशोर या किशोरियां, बालक या बालिकाएं, फिर मध्य प्रदेश की गर्भवती बालिकाएं या स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं या प्रजननकालिक जो महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया मुक्त करने के लिए, राइट, उनमें एनीमिया मुक्त करने के लिए 6 मुख्य पहलुओं के आधार पर एनीमिया के रोकथाम का जो है प्रयास किए जा रहे हैं, राइट। और
इस तरीके से पोषण सुविधाएं देकर या एक तरीके से पूरक पोषण के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से जो है एनीमिया की रोकथाम की जा रही है। मध्य प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत या निपी कार्यक्रम का जो है संचालन वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग जो है वो एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदि जाति कल्याण विभाग के समन्वय से ही इसका संचालन कर रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 82,734 प्राइमरी स्कूलों में 39,104 माध्यमिक एवं जो उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं, राइट, साथ ही 96,882 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें पंजीकृत लाभार्थियों को आयरन फॉलिक एसिड, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कुल मिलाकर निपी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में जो पंजीकृत लाभार्थी हैं उनको आयरन फॉलिक एसिड की जो है प्रदान की जाएगी, जिससे कि एनीमिया कोई जो है दूर हो सके, राइट। तो लौह तत्व की आपूर्ति के लिए आयरन फॉलिक एसिड की जो है दवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला हो जाएगा जननी एक्सप्रेस योजना, राइट। तो हमने एक योजना पढ़ी थी जो किसका संचालन भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है तथा जो सभी राज्यों में क्रियान्वित है, राइट। तो जननी सुरक्षा के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ाने की जो योजना है वो जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी। अब संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि जो गर्भवती महिला है वो किसी वाहन के माध्यम से स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक पहुंच सके। तो जननी जो एक्सप्रेस योजना है यह भी मध्य प्रदेश की बहुत ही शानदार योजना है, चर्चित योजना है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, राइट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके पास में वाहन नहीं होता है और वाहन की कमी होने की वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे संस्थागत प्रसव जो है वो कम हो पाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हो सके इसके लिए गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क जो है निःशुल्क वाहन की जो है सुविधा प्राप्त है। जैसे ही जननी एक्सप्रेस के कॉल सेंटर पर आप कॉल करेंगे तो वो 1 या 2 घंटे में वो वाहन आपके घर पर ही आ जाएगा और वहाँ से जो भी मरीज है या जो भी गर्भवती महिला है उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इस योजना के माध्यम से न केवल प्रसव के पूर्व बल्कि प्रसव के उपरांत दोनों ही स्थितियों में जो है यह सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के पश्चात जो है फ्री वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, साथ ही साथ दीनदयाल उपचार योजना के जो हितग्राही हैं जो बीमार हैं उनके लिए भी जो जननी एक्सप्रेस योजना है ये चलाई जा रही है। अगली हो जाएगी संजीवनी 108 योजना हो जाएगी, राइट। अब देखिए संजीवनी 108 योजना, यह योजना भी एक वाहन योजना है, अर्थात इस योजना के माध्यम से भी किसी पीड़ित को, किसी बीमार को किसी भी क्षेत्र विशेष से किसी हॉस्पिटल तक जो है वो लाया जाया जाता है, राइट। और इस योजना की शुरुआत 2009 से की गई थी। अब अगर कोई भी हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बीमार हो चुका है, उसको समय पर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है। इस उद्देश्य से जो मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित थी, राइट। तो मध्य प्रदेश में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा को ही जो नया नाम है वो संजीवनी 108 हो चुका है, राइट। तो त्वरित रूप से वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित थी उसका ही नया नाम क्या हो जाएगा, संजीवनी 108 हो जाएगा। और वर्ष 2013 के अंत से ये सभी जिलों में यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, राइट। और इस सेवा के माध्यम से जो कोई भी मरीज है तो जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर
ला जाने तथा आपात स्थितियों में जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए ये जो संजीवनी 108 कार्यक्रम है या योजना है, इसका क्रियान्वयन 2009 से किया जा रहा है। अगली हो जाएगी एकीकृत रेफरल, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 योजना हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की जो वाहन सुविधाएं हैं, राइट, जैसे 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा हो जाएगी, जननी एक्सप्रेस सेवा हो जाएगी, राइट, दीनदयाल चलित अस्पताल सेवा हो जाएगी या हेल्थ हेल्पलाइन सेवा हो जाएगी, राइट। इन सब का संचालन एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो 108 कॉल सेंटर है या 108 पर जब आप कॉल करेंगे तो इस कॉल सेंटर के माध्यम से जो चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड है, ये संस्था एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी कार्यक्रम को संचालित कर रही है। और इस योजना के माध्यम से जनवरी 2020 तक 58,92,972 मरीजों को 108 एम्बुलेंस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। अब अगली हो जाएगी जननी सहयोगी योजना, राइट। तो मध्य प्रदेश में जननी सहयोगी योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना। यहाँ पर एक शब्द को ध्यान देना, अभी प्रमाणित या सरकार के द्वारा जो भी नोटिफाइड की जाएंगी। तो गरीबी रेखा से निजी जीवन यापन करने वाली महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को अभी प्रमाणित निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन सेवाएं या नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित जो स्वस्थ सेवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जननी सहयोगी योजना। अर्थात यहाँ पर एक बात का याद रखें कि इस योजना के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के बजाय जो निजी सेवा प्रदाता हैं उनका भी इस योजना में सहयोग लिया जाएगा। तो जो अभी प्रमाणित निजी संस्था हैं उनके माध्यम से जो है ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी, साथ ही साथ निजी सेवा प्रदाताओं का भी सहयोग लिया जाएगा, राइट। और इसके हितग्राही कौन होंगे, बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाएं एवं बीमार नवजात शिशु। अगला हो जाएगा धनवंतरी विकास खंड योजना। धनवंतरी विकास खंड योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2005 से हुई है और यह है मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आदर्श बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो इसका उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। जो धनवंतरी विकास खंड योजना है, इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के जो सभी विकास खंड हैं उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आदर्श उनको बनाया जाए। तो जितने भी विकास खंड हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आदर्श बनाया जाए। इसके लिए जो विकास खंड हैं उनकी स्वास्थ्य की जो विद्यमान सेवाएं हैं उनका समन्वित क्रियान्वयन इसके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ाने का ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य जो शिशु एवं मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आ सके। अब अगला हो जाएगा बाल शक्ति योजना। तो जो बाल शक्ति योजना है, मध्य प्रदेश में बाल शक्ति योजना एक तरीके से कुपोषण की स्थिति से निपटने की योजना है और इस योजना के माध्यम से जन्म से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं जिनमें कुपोषण की दर अधिक होती है, उस कुपोषण की दर को न्यूनतम करने का लक्ष्य जो है बाल शक्ति योजना का है। और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, राइट, उनमें पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी, राइट। तो मध्य प्रदेश के जो भी कुपोषण जनित बच्चे हैं उनको इन पोषण पुनर्वास केंद्रों में लाया जाएगा और जहां पर उनकी जो भी समस्याएं हैं, राइट, उनको दूर किया जाएगा। अगला हो जाएगा
अटल बाल मिशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जो अटल बाल मिशन एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत अगस्त 2011 से की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी एक वाहन योजना है। इस योजना के तहत जो बाल आरोग्य है एवं पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाली जो एम्बुलेंस सेवा है, राइट, उसका नाम अब क्या होगा, अटल जो है अटल बाल मिशन एक्सप्रेस जो है उसका नया नाम होगा, राइट। तो बाल आरोग्य और पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाली एम्बुलेंस सेवा जो है अटल बाल मिशन एक्सप्रेस जो है आरंभ की गई है। अगला हो जाएगा प्रसूति सहायता योजना। तो प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी और उसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश का जो असंगठित क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में या अन्य किसी निर्माण कार्य में जो सम्मिलित महिला है, राइट, उसको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। तो यह योजना 2004 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य है भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में जो संलग्न महिला कर्मकार हैं उनके प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना उपलब्ध कराई गई थी। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो महिला श्रमिक हैं उनको गर्भावस्था की जो अंतिम तिमाही है, तो गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में कुल 12 सप्ताह की अवधि के लिए उनके द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है वेतन, उस वेतन का 50% जो भुगतान है वो प्रसूति हित लाभ के रूप में दिया जाएगा। तो अंतिम तिमाही में जो 12 सप्ताह की अवधि है, इस अवधि में महिला को जो भी वेतन दिया जा रहा था उसका 50% जो है प्रसूति हित लाभ के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रसव के बाद 1000 रुपये चिकित्सक व्यय पूर्ति के रूप में भी दिया जाएगा। इस प्रसूति सहायता योजना के में जो है महिला कर्मकार है उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो महिला हितधारी का पति है, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने अगर है, तो उसे भी मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन का पितृत्व प्रसूति जो है हित लाभ भी दिया जाएगा। अगला हो जाएगा जन स्वास्थ्य रक्षक योजना। तो जो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना है इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना भी ग्रामीण स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में एक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा और ये जन स्वास्थ्य रक्षक उस गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार होगा। तो उस गांव की जितनी भी बीमारियां जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है उसका उपचार करेगा और यदि गांव के लोगों को कोई गंभीर संक्रमण है, गंभीर बीमारी है, तो वो उनको रेफरल सेंटर पर उपचार के लिए भेज देगा, राइट। अगला हो जाएगा स्वास्थ्य घर योजना, राइट। स्वास्थ्य घर योजना भी मध्य प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो स्वास्थ्य घर जो योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना। दरअसल इस योजना के अंदर शहरी क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं या शहरी क्षेत्रों में जो नागरिक झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहां पर 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य घर जो है खोला जाएगा और इस स्वास्थ्य घर के माध्यम से उन मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को सभी प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ यह जो योजना है ये गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है। तो जो चुने हुए गैर सरकारी संगठन है वो स्वास्थ्य घर के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराएंगे। अगला हो जाएगा मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। मातृत्व जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि 2010 तक मातृत्व मृत्यु दर को 100 से कम करना। तो मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से या जिसका लक्ष्य है कि 2010 तक
जो है मातृत्व मृत्यु दर को 100 से कम तक करना था, राइट। इस योजना के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को शुरू में ही पंजीकरण करवाया जाएगा और पंजीकृत जितनी भी महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला हो जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राइट। तो ये यहाँ पर मातृत्व है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत 2010 एवं 11 से की गई थी। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत 2010 एवं 11 से की गई थी और इसका उद्देश्य भी मध्य प्रदेश की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करना, इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और ये एक कैसी है, सशर्त नगद भुगतान योजना है। तो मध्य प्रदेश की गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं उनको नगद भुगतान दिया जाएगा यदि वो 2 जीवित प्रसवों का है, राइट। अगर 2 से ज़्यादा प्रसव हैं तो यह योजना जो है उनके लिए या उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से जन्म से पहले और जन्म के पश्चात जो मध्य प्रदेश की निम्न आय वर्ग की महिलाएं हैं उनकी जो मजदूरी का ह्रास होता है उसकी आंशिक क्षतिपूर्ति इस योजना के माध्यम से की जाएगी। अर्थात मध्य प्रदेश की जो कामगार महिलाएं हैं, राइट, उनकी एक तरीके से मजदूरी की घाटे की जो नगद रूप में जो व्यवस्था है वो इस योजना के माध्यम से की जाएगी ताकि गर्भावस्था, सुरक्षित एवं जो संस्थागत प्रसव है इसमें बढ़ोतरी हो सके। अगला हो जाएगा विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना। तो विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना की शुरुआत 16 मई 2006 से की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ाना है, साथ ही साथ प्रसव के भार को खर्च करना है और जो प्रसव पूर्व जांच है इसके बारे में जागरूकता प्रदान करना है, राइट। अब चूंकि ये एक ऐसी योजना है जो कि बीमा योजना है तो इस योजना के तहत प्रसव के दौरान चिकित्सकीय व्यय पर 1000 रुपये दिया जाएगा, राइट। तो चिकित्सकीय प्रसव होने पर चिकित्सकीय व्यय के रूप में 1000 रुपये दिया जाएगा और चूंकि ये बीमा योजना है इसीलिए यदि प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये जो है वो दिया जाता है। अगली हो जाएगी अंतरा योजना। तो अंतरा योजना मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए है। यह योजना 15 अगस्त 2017 को मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। तो अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 को प्रारंभ की गई थी जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना या फिर मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, साथ ही साथ जो 2 बच्चे हैं उनके जन्मों में अंतराल रखना, राइट। तो इसका लक्ष्य है बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना और बच्चों के जन्म में अंतराल रखना। दरअसल हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम में ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर 2 बच्चों के जन्म में अंतर होता है तो उससे जच्चा एवं बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर लगातार प्रसव होता है तो उससे महिला के स्वास्थ्य में बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है और कई बार तो जो है दूसरे वर्ष अगर प्रसव होता है तो उसमें कई बार तो महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि प्रसव के पश्चात महिलाओं में कमजोरी तथा कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनसे निपटने के लिए तथा महिलाओं को पुनः गर्भधारण के योग्य बनाने के लिए 3 से 4 वर्ष जो है वो 3 से 4 वर्ष या मिनिमम 2 वर्ष का जो अंतराल तो होना ही चाहिए, राइट। इसीलिए ये जो अंतरा योजना है इसके माध्यम से बच्चों के जन्म में अंतराल रखने की कोशिश की जाएगी और बढ़ती जनसंख्या को रोका जाएगा। इस योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं
उनको संबंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सलाह से, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो इसकी सलाह कौन देगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और उनकी सलाह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ की देखरेख में अंतरा नामक जो है वो इंजेक्शन लगाया जाएगा। और इस अंतरा नामक इंजेक्शन लगाने की वजह से 5 वर्षों तक जो अनचाहा गर्भ है, राइट, उससे छुटकारा मिल जाएगा, राइट। तो जो अंतरा इंजेक्शन है इसकी वजह से 5 वर्षों का जो अनचाहा गर्भ है उससे छुटकारा मिल जाएगा और वो 5 वर्ष पश्चात जो है वो परिवार नियोजन को अपना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो ये इंजेक्शन है ये महिला के परामर्श पर विशेषज्ञ की देखरेख में जो है यह स्वयं विशेषज्ञ के द्वारा लगाया जाता है। तो अंतरा योजना में अंतरा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे 5 वर्षों तक जो अनचाहा गर्भ होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। इससे बच्चों के जन्म में भी अंतर बना रहेगा और बढ़ती हुई जनसंख्या भी कम हो जाएगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे 5 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।